दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। जी इस योजना के तहत बिहार वासी आधी कीमत पर वाहन खरीदकर रोजगार कर सकते हैं और वाहन चला सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत राज्य के लोगों को अपना खुद का वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। जहां इस योजना के द्वारा बिहार वासी 3 से 10 पहियों तक का वाहन खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना है और यह वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। जी हाँ, वेबसाइट लिंक करके रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं तो फिर आप आपके स्क्रीन पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में मोदी सरकार कई तरह के बड़े बड़े फैसले ले रही है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना ना पड़े। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। खबर के मुताबिक सरकार ने इन पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख को 2 महीने तक बढ़ा दिया है। इससे लाखों पेंशनर्स को राहत मिलेगी। तथा कोरोना के इस दौर में उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि देश भर के लाखों पेंशनर्स 31 दिसंबर 2020 के बजाय 28 फरवरी 2021 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा। जी हां, सरकार इसमें कोई भी बदलाव नहीं करने जा रही है। जी हां, शराबबंदी को और सफलतापूर्वक लागू करने के साथ साथ बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियों के खिलाफ सामाजिक अभियान भी जारी रहेगा। जी हां, राज्यपाल फागू चौहान ने गुरुवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में बिहार की विकास दर 2 अंकों में रही है। इससे विकास का लाभ समाज के सभी वर्ग तक पहुंचा है और गरीबी में बहुत गिरावट आई है। हाल ही में राज्य में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इस चुनाव में राज्य के सभी वर्गों में खासकर युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों में व्यापक जागरूकता आई है। कृषि विभाग में नौकरी की चाहत रखने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खुल चुका है। जहां युवा इसका फायदा उठा सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। कृषि विभाग में कुल खाली पदों की संख्या 517 है। जहां कृषि विभाग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। कृषि विभाग के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जहां आप पूरी जानकारी नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सिनेमा जगत के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के होस्ट करने के अनूठे अंदाज की वजह से कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी ऐसा शो है जो हर आयु वर्ग के लोगों की पसंद है। जी हां, हालांकि केबीसी की इस सीजन में टीआरपी को लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहां इसके साथ ही कई कानूनी झमेले में भी ये शो और इससे संबंधित लगातार उलझते जा रहे हैं। इसी क्रम में धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में अमिताभ बच्चन समेत 7 लोगों पर कौन बनेगा करोड़पति के सवाल को लेकर मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवार दायर किया गया है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवार दायर किया गया है। जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के सिकंदरपुर के निवासी आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने गुरुवार को सीजीएम कोर्ट में परिवारवाद दर्ज कराया है। इसमें आरोप लगाया है कि शो के दौरान प्रतिभागी से धर्मशास्त्र से संबंधित एक सवाल पूछा गया। सवाल और विकल्प में दिए गए उत्तर अपमानजनक थे, जहां इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। देश में एक के बाद एक राज्य के चुनाव में भाजपा लगातार सत्ता पर काबिज होता जा रहा है। जी हां, बिहार में हुए ताजा चुनाव में पार्टी ने जेडीयू के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाई है। इस बार कैबिनेट में भाजपा का ही जोड़ चला है और अधिकतर मंत्री उसी की पसंद के बने हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कई दशकों में पहली बार बिहार सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सरकार में प्रतिनिधियों के तौर पर मुस्लिमों की यह कमी सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी स्थिति चिंता
चिंताजनक है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। जी ओवैसी ने गुरुवार को द इंडियन एक्सप्रेस अखबार की मुस्लिम प्रतिनिधित्व की खबर को शेयर किया है और इसमें लिखा गया है कि 10 राज्यों में देश के 80% मुस्लिम रहते हैं। इनमें 4 ऐसे हैं जहां एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। ये सारे भाजपा शासित प्रदेश हैं। इन 10 राज्यों में मुस्लिम मंत्री 2014 के पहले के मुकाबले घटकर आधे रह गए हैं, यानी कि 14% भारत के पास राज्यों में सिर्फ 3.93% मंत्री हैं। देश की 80% आबादी जिन 10 राज्यों में रहती है वह कुल मंत्रियों की संख्या 281 है, पर इनमें मुस्लिम मंत्रियों की संख्या महज 16 है। मंत्री परिषद में इस समुदाय का सिर्फ 5.7% योगदान ही है, जो कि राज्य में मुस्लिमों की आबादी का 1/3 से भी कम है। जी हां, इन 10 राज्यों में से 4 जिनमें से है असम, कर्नाटक, गुजरात और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा सत्ता में है और एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। भारत में रहने की आस में पाकिस्तान से आए हिंदू सिख परिवार अब वापस अपने देश लौटेंगे। जी ये सभी शरणार्थी भारतीय नागरिकता को हासिल करने के लिए एक लंबे समय से कोशिश से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंत में उनके हाथ में सिर्फ निराशा लगी है। जी अब आर्थिक तंगी के कारण उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लेकर आई थी, लेकिन 1 साल बाद भी इसे लागू नहीं कर पाई है। जहां इसका कारण देश भर में NRC CAA को लेकर विरोध भी बताया जा रहा है। पाकिस्तान लौटने वाले ये शरणार्थी उन 243 पाकिस्तान नागरिकों में से हैं जिन्हें वाघा बॉर्डर जाने की परमिशन मिल गई है। अपने देश लौटने वाले वो पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है जो महामारी कोरोना के कारण भारत में फंसे हुए थे। बिहार में धान की फसल तैयार हो गई है। अब तो धान की कटनी भी तेज गति से चल रही है। जी हां, दूसरी तरफ किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, अच्छी फसल होने के कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन खुले बाजार में धान का भाव काफी कम होने से उनके सामने चुनौतियां भी है। बी ग्रेड के धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए तथा ए ग्रेड के धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपए प्रति क्विंटल है। हालांकि खुले बाजार में व्यवसायी 1100 से 1200 के रेट में ही धान खरीद कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है, लेकिन बिहार के अधिकांश जिलों में अब तक धान खरीद की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जहां इस योजना के तहत सरकार द्वारा BPL श्रेणी के परिवारों की 2 बेटियों की विवाह के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं सामान्य श्रेणियों की BPL परिवारों की विधवा महिलाओं की 2 बेटियों के लिए एक मुश्त 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। जहां यह राशि बालिका के 18 वर्ष के बाद विवाह के समय दी जाएगी। बालिका अनुदान योजना के तहत सरकार 50,000 रुपए सीधे बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। इस योजना का लाभ उन्हीं बालिकाओं को मिलेगा जिन्होंने पहले किसी योजना का लाभ नहीं लिया है। इस सहायता राशि को केवल बेटी के विवाह के लिए ही काम में लिया जा सकेगा। जी हां, BPL परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज होनी चाहिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मार्कशीट, अगर दिव्यांग है तो फिर प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, BPL कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में अब हर काम डिजिटल हो गया है, यानी कि अब आप सभी कामों की जानकारी ऑनलाइन ले सकते हैं। जी हां, ऑनलाइन माध्यम सबसे बेहतरीन माध्यम है और इस माध्यम से आप कभी भी कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं। बिहार सरकार ने जमीनों से जुड़े हर काम को अब ऑनलाइन कर दिया है, जिसके तहत अब आप अपने जमीनों से संबंधित सभी कामों को बड़े ही आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं और जमीन के रसीद या फिर अन्य कागजात भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका फुल प्रोसेस। बिहार में जमीन का नया रसीद निकालने के लिए आपको भू लगान बिहार पोर्टल पर विजिट करना होगा। जहां इस पोर्टल पर पहुंचने के बाद बिहार जमीन लगान रसीद पर क्लिक करें। इसके बाद जमीन का रसीद निकालने के लिए आपको प्लेट नंबर, आपकी तालुका में पेज संख्या और रैयत का नाम डालें। फिर रसीद निकालने का फीस जो भी पे करें और उनका रसीद ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। अधिक जानकारी के लिए bhulegan.bihar.gov.in पर जरूर विजिट करें। भोजन में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग तेल के बढ़ते दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए क्रूड पाम तेल के आयात पर शुल्क 37.50% से घटाकर 27.50% कर दिया है। घटाए गए आयात शुल्क की नई दर कल यानी कि 27 नवंबर से लागू भी हो चुकी है।
बिहार चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। जी हां, विधानसभा सत्र के आखिरी दिन जब सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुन चुनकर नीतीश कुमार के उन आरोपों का जवाब दिया है जो उन्होंने चुनाव के दौरान लालू परिवार के ऊपर लगाए थे। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान नीतीश कुमार की तरफ से लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चे को लेकर की गई टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारे माता पिता ने 2 बेटों के बाद एक बेटी भी पैदा की, लेकिन नीतीश कुमार ने तो ऐसा नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम नीतीश कुमार को चाचा बोलते हैं, पर यह सदन है, यहां चाचा भतीजा नहीं चलने वाला है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मामले पर बिहार सरकार को जमकर घेरा। जी हां, तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी और सृजन घोटाले पर बिहार सरकार को घेरते हुए जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब मेवालाल को पद से हटा दिया गया तो फिर अशोक चौधरी को पद कैसे दिया गया, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाले केस में लालू प्रसाद यादव की जमानत सुनवाई टल गई है। जी हां, अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस से चल रही थी। जी हां, लालू की ओर से वकील प्रभात कुमार और दिल्ली से कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए थे। इस केस की सुनवाई अपरेश सिंह की अदालत में हो रही थी। जी हां, प्रभात कुमार ने कहा है कि बेल रिजेक्ट नहीं हुआ है, लोअर कोर्ट की रिकॉर्ड देखा जाएगा। सीबीआई ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड देखने का हाई कोर्ट से आग्रह किया था। लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा है कि आधी सजा पूरी करने पर हम लोग जमानत मांगी है, उस पर 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। जहां लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा था कि 30 माह लालू प्रसाद यादव जेल में रह चुके हैं। सीबीआई के काउंटर फाइल डेट से जमा करने के कारण 6 नवंबर को जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई। 9 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अर्जेंट मेंशन करते हुए 6 नवंबर को ही सुनवाई के लिए लालू के वकील ने अपील की थी, लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया था। कोरोना संकट के बीच दाल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोइयों का बजट बिगाड़ दिया है। जी हां, सब्जियां, दालें, खाद, तेल, साथ ही जरूरी सामानों की कीमतों में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी देखी गई है। इसकी वजह से पिछले महीने अनलॉक 5 लागू होने के बाद एकदम से मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर आना है। जी हां, दालों और सब्जियों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए बेचे जाने वाले दालों पर डिस्काउंट दे सकती है। जी आपको बता दें कि प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रति किलो 10 से 15 रुपए की छूट देने की सिफारिश की है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में कई जगह पर आए दिन ऐसा देखा जाता है कि कई लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधित नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। 80% लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ जबड़े पर मास्क लटका कर घूम रहे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। सरकार की ओर से सिर्फ एसओपी बना दिए गए हैं, उसके पालन की फिक्र किसी को भी नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिहार में अपराध की घटना में लगातार वृद्धि हो रही है। ताजा मामला वैशाली जिले से सामने आई है, जो हैरान कर देने वाली है। जी हां, वैशाली जिला में शादी के बाद विवाह हुई और दूल्हा दुल्हन के साथ सभी बाराती बस से जा रहे थे, लेकिन इस बीच 20 से 25 की संख्या में आए अपराधियों ने बस और दूल्हे की कार को रोका और फिर लूटपाट शुरू कर दिया। यह घटना वैशाली जिला के महुआ के सुंदरनगर के पास की है। जी हां, दूल्हे की कार रोककर अपराधियों ने लूटपाट की। इस दौरान दुल्हन के सभी गहने लेकर अपराधी फरार हो गए। जो दुल्हन ने गहना भी पहना था उसको लेकर भी फरार हो गए। इस दौरान जब दूल्हे ने विरोध किया तो उसकी पिटाई भी कर दी। यही नहीं, अपराधियों ने बाराती बस को भी रोककर लूटपाट किया, बारातियों के साथ मारपीट की। इस दौरान बस में तोड़फोड़ किया। इस घटना के बाद बाराती दहशत में है। जी हां, बारात जमशेदपुर से सराय के पतार गांव में मनोज कुमार सिंह के यहां आई थी। दोस्तों, साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगने जा रहा है। वैसे तो इस साल 6 ग्रहण लगने थे, लेकिन यह तीसरा होगा, जहां कहा जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण को लोग खुली आंखों से भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि 30 नवंबर के दिन दोपहर 1:04 से ग्रहण लगना शुरू होगा और 5:22 तक रहेगा। 30 नवंबर को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण एशिया के कुछ देशों में देखा जा सकेगा, जहां यह चंद्र ग्रहण अमेरिका में भी दिखाई देगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया समेत प्रशांत महासागर में YR में दिखेगा।
भारत में अवैध रूप से प्रवेश करके ट्रेन यात्रा करने वाले 14 अवैध विदेशी नागरिकों को बिहार के किशनगंज में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि सभी लोग बांग्लादेश में बॉक्स बाजार के रिफ्यूजी कैंप से भागकर भारत में प्रवेश किए हैं। यह जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी शुभानंद चंदा ने बताया कि इन गिरफ्तारियों में भारतीय रेल की टोल फ्री सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 काफी प्रभावशाली साबित हुई। टिकटों के विवरण से यह पता चला कि वे नकली नाम यानी कि अन्य के नाम पर तैयार टिकटों पर यात्रा कर रहे थे। जी हां, सभी 14 यात्रियों को ट्रेन से उतार दिया गया एवं न्यू जलपाईगुड़ी में जीआरपी थाना लाया गया। दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी हां, किसानों की ओर से लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और केंद्र सरकार के जरिए लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। वही कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं और दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली चलो मार्च के दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद होने के कारण किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। जी हां, दूसरे दिन भी किसानों का विरोध जारी है और किसान दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो मार्च के तहत पंजाब हरियाणा से चले किसानों के दिल्ली के करीब पहुंचने के कारण पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। लेकिन अब पुलिस का नया बयान सामने आया है कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का फोन कॉल सामने आने के बाद बीजेपी विधायक ललन पासवान लगातार सुर्खियों में है। जहां बीजेपी विधायक ललन पासवान ने आज विधानसभा में यह कहते हुए सनसनी फैला दी कि उसकी जान को खतरा है। जहां ललन पासवान ने कहा है कि उन्होंने जिस तरीके से लालू यादव का फोन आने के बाद सभी बातें सार्वजनिक की है, उसके बाद उसकी जान और उनके परिवार पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। वह मानसिक तौर पर परेशान है। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा के चर्चा में हिस्सा लेते हुए तेजस्वी यादव ने जैसे ही अपना संबोधन खत्म किया, ललन पासवान अपनी सीट पर उठ खड़े हुए। जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू परिवार की तरफ से उनकी जान को खतरा है। कांग्रेस ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कुछ करने की कोशिश कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र में जिस दिन उसकी सरकार बनेगी उसी दिन काले कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। जी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि एक देश एक चुनाव की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के संदर्भ में एक देश एक व्यवहार पर अमल करना चाहिए। बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की तरफ से चर्चा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस कोरोना का संकट फिर से बढ़ा है। बिहार में हर दिन करीब 1 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि पीएम मोदी के साथ कोरोना वैक्सीन पर चर्चा हुई है, अभी दवा आने वाली है और इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। राज्य सरकार दवा को लेकर गाइडलाइंस बना रही है। जी हां, सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा में लगे लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि आज विधानमंडल का सत्र खत्म होने के बाद आगे कई काम करेंगे। सबसे पहले काम करेंगे कि 7 निश्चय में नल जल योजना समेत तमाम योजनाओं की समीक्षा करेंगे, आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे और काम शुरू कराएंगे। जी हां, नीतीश कुमार ने कहा है कि काम नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने विधायकों से आह्वान किया है कि आपको नल जल में कहीं भी गड़बड़ी मिले तो तत्काल शिकायत करिए और कार्रवाई करेंगे। जी हां, आप विश्वास कीजिए, किसी को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद सैयद तुफैल हुसैन ने लव जिहाद कानून के अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी उन्होंने कहा है कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे। जी हां, समाजवादी सांसद ने मुस्लिम युवकों को सलाह दी है कि वे सभी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझे। बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान कल अंतिम दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आरोपों से बौखलाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, दरअसल तेजस्वी यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई निजी टिप्पणियां की है और ऐसे कटाक्ष करते हुए कई बातें कही डाली है, जिसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि हम अब तक इसलिए चुप थे क्योंकि ये हमारे बेटे के समान है, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए सुनता रहता हूं। इसके बाप हमारे उम्र के हैं, ये बकवास किए जा रहे हैं, ये झूठ बोलता है। जी हां, बोलने के दौरान नीतीश कुमार इतने गुस्से में आ गए थे कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से यह सवाल भी कर दिया था कि तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था।
बिहार के अंदर मौसम में तेजी के साथ बदलाव देखा जा रहा है। जी हां, मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान में तेजी से नीचे आएगा। जी हां, पछुआ हवाओं ने बिहार का रुख कर लिया है, लिहाजा अब कनकनी बढ़ेगी। पिछले 24 घंटे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई है, वहीं रात के तापमान में वृद्धि देखी गई है। जी हां, आसमान में बादल छाए रहे। जी हां, राज्य में मिले 14 शहरों की लिस्ट में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड फारबिसगंज और सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड डेहरी में दर्ज किया गया। वहीं राज्य के दक्षिण क्षेत्र के 1-2 स्थानों पर थोड़ी बारिश भी देखी गई। जी आज बिहार की हवा के बहाव में थोड़े बदलाव भी दर्ज किए गए, जहां पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा बिहार में बहने लगी है। आने वाले समय में पछुआ हवा के कारण ठंड में वृद्धि हो सकती है। साथ ही बादलों के छटने की वजह से रात के तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की जा सकती है और सुबह में कोहरे की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र का ज्ञान और राज्य के संसाधनों का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचाए जाने तथा गांव-गांव फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर जोर दिया है। जी हां, नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की द्विवार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही है। जहां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए जलवायु के हिसाब से अलग अलग जोन बनाकर 8 समितियां गठित की गई है, ताकि क्षेत्र विशेष की समस्या मालूम करके उन पर चर्चा करते हुए किसानों और कृषि क्षेत्र के हित में योजना बनाकर समाधान का प्रयास किया जा सके। दिल्ली के आसपास घेरा डाले किसानों को बिहार से भी समर्थन मिला है। जी हां, विधानमंडल सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। जहां केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर ध्यान देना चाहिए और कृषि संशोधन कानून को निरस्त करना चाहिए। जहां कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र हो या फिर राज्य, हमारी सरकार किसानों के पक्ष धर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के दौरान विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए हंगामा किया। भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे जोन ने कोरोना काल के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का विस्तार किया है। जी हां, रेलवे ने बिहार के जयनगर, दरभंगा, बरौनी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और सहरसा से चल रही 13 स्पेशल ट्रेनों को अब 31 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि रेलवे ने कोरोना के बीच फेस्टिवल सीजन में 30 नवंबर तक यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए विशेष ट्रेन का संचालन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या 30 नवंबर के बाद इन ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाएगा। लेकिन रेलवे द्वारा 31 दिसंबर तक ट्रेनों के परिचालन की घोषणा करने के साथ ही इन सभी अटकलों पर विराम लग गया है। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल के अलग अलग स्टेशनों से खुलने वाली 13 विशेष ट्रेनों के परिचालन को 31 दिसंबर तक चलाने की हरी झंडी मिल गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।